कर देना चाहते हैं कि इसमें जो है हम लोग टॉपिक वाइज जो है वो चीज़ों को कवर करते चलेंगे एंड इसका जो लेंथ होगा, टॉपिक का जो डेप्थ होगा वो प्री लेवल पे ही होगा। और प्री मतलब इन द सेंस कि किसी भी लेवल का आप जो है वो प्री दीजिए, चाहे वन लाइनर प्री से लेकर के जो है वो कमीशन के लेवल तक के जो प्री होते हैं उसमें जिस भी तरह का जो मटेरियल्स हो सकता है, जितना डेप्थ चाहिए, तो उस लेवल के साथ साथ चलेंगे। और साथ साथ में जो है वो करंट और योजना, इस तरह के जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को जो है वो पैरेलल लेते हुए चलेंगे। मतलब कि मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक, जैसा कि मैंने सबको मैसेज भी दिया था कि जो भी रेलिवेंट टॉपिक है, जो कि कई बार आपने पढ़ा हो, कई बार आपने स्किप किया हो, कई बार उस पर जो है वो सोच पाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, नहीं है, तो इस तरह के जो टॉपिक्स आ गए, उन टॉपिक्स को जो है वो लेकर के हम लोग चलेंगे। और ये टॉपिक जो है वो कोई ऐसा अदर अनटिल एंड अनलेस वो अगर लिंक्ड ना हो प्रीवियस टॉपिक से, तो हम लोग जो है वो उसको फ्रेश टॉपिक की तरह जो है वो शुरू करेंगे। टारगेट ये रहेगा कि एक टॉपिक को जो है वो शुरू करें और उसको विद इन सेम क्लास जो है ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से, जो उसका कॉन्सेप्ट हो गया, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, या जो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, या जो उससे रिलेटेड नया डेवलपमेंट, रिसेंट डेवलपमेंट हो गया, इन सारी चीज़ों को कवर करते हुए जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जीएस का सेक्शन है, हम लोग जानते हैं इतना वास्ट है कि इसका कोई सर पैर तो होता नहीं, बट फिर भी सर्टन एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसीज जो है वो बहुत ज्यादा होती है, हमेशा आपको हर इंटरवल पे जो है वो देखने को मिलेगा। तो टारगेट यही है कि उन्हीं रेगुलर इंटरवल्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत एग्जाम देने के बाद, बहुत सारा सेट आदि को जो है कलेक्ट करने के बाद, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो है वो समझ में आए हैं जो कि हमेशा आपको जो है वो रिपीट होते हुए दिखेंगे। तो उन्हीं तरह के टॉपिक्स को जो है वो हम लोग कवर अप करते हुए चलेंगे। और उसके साथ साथ जो है कैसे उसको आगे और अन्य चीज़ों को जो है वो प्लान किया जा सकता है, इसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं, क्योंकि आपको अगर उस पर और डेप्थ नॉलेज एक्वायर करना है तो वो सारी चीज़ों को जो है वो हम बताते चलेंगे और इसी वे में जो है वो हम लोग यहाँ से फॉरवर्ड चलेंगे। क्लासेस का मोड यही रहेगा, डिजिटल ही रहेगा। आप इसमें जो है जो भी हम पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं उसको आप नोट कर सकते हैं। जैसा कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के साथ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ जो न्यू है उन लोगों को थोड़ा सा लग रहा था कि कैसे क्या करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द थिंग यही है कि कंसेप्ट, हमेशा से जो है हम कंसेप्ट पे बहुत ध्यान दिए हुए हैं कि जो भी कंसेप्ट है उसको जो है वो बेहतर और क्लियर रहेगा। तो किसी भी तरह का ट्विस्टेड, अब आप देखेंगे कि हर एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल को जो है वो बढ़ाया जा रहा है, यानी कि सेम क्वेश्चंस को, सेम फैक्ट्स को जो है वो प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो बदल जा रहा है। पहले हम लोग जो है वो डायरेक्ट फैक्ट्स को जो है वो पढ़ते चले जा रहे थे और फैक्ट्स रिलेटेड चार ऑब्जेक्टिव्स आ जा रहे थे। अब क्या हो रहा है, उन फैक्ट्स को स्टेटमेंट की तरह प्रेजेंट करके पूछा जा रहा है, दोनों सही दोनों गलत, या फिर उस तरह से कुछ जो है वो ट्विस्ट किया जा रहा है। चीजें वही है, कंसेप्ट वही है, लेकिन मोड जो है वो बदलता जा रहा है। क्योंकि लोग जो है आज के डेट में बहुत बड़ी संख्या में लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत डेप्थ में तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस को जो है वो टफ बनाना जो है वो उनकी भी मजबूरी है। और इससे कम से कम क्या होता है कि नॉन सीरियस कैंडिडेट जो है वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। वन लाइनर में क्या होता है कि कई बार आपका जो है वो तुक्का आदि भी जो है वो लग जाता है, तो कुछ दो चार पांच क्वेश्चन जो है वो हो जाते हैं। तो दिस ऑल आर पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटजी। आपको जो है कुछ एग्जाम में अगर जहाँ पे नेगेटिव मार्क्स नहीं है, खास करके अगर बीपीएससी, जेएसएससी में तो नेगेटिव है, जेपीएससी जैसे एग्जाम्स में आप देखेंगे प्री में, तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो अभी तक नहीं रखा गया। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रखने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए जो है वो क्वेश्चंस को जो है वो क्लिक कर देते हैं। कुछ सही भी हो जाता है, कुछ गलत भी हो जाता है। मिला जुला के क्या होता है कि बहुत सारे इस वजह से जो है अच्छे कैंडिडेट्स जो है वो बहुत क्लोज कट ऑफ के पास आकर जो है वो छूट जाते हैं। 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसा 5 से ज्यादा वाले को तो खैर उसमें कैलकुलेट ही नहीं करना है। 5 नंबर के आसपास में जो लोग रह जा रहे हैं उन लोगों को ये क्लास जो है वो बहुत मेरे समझ से हम इसी मॉड्यूल में इसको जो है वो लेना चाहते हैं कि वैसे लोग कोई ऐसा, मतलब हम आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक निकाल कर आपको हम नहीं बताने वाले हैं कि हाँ कुछ मुंह फाड़ के आप सुन रहे हैं कि अरे ये क्या बता दिया आपने। तो ऐसा नहीं होना है, लेकिन ये एक रिवीजन मॉड्यूल होगा। आप कैसे जो है मोर प्रिपेयर्ड टुवर्ड्स योर एग्जाम, मोर क्रिस्प हो जाएं, और कैसे आप जो है वो एकदम जो एग्जाम क्रैक करने का जो तरीका होता है उस चीज पर जो है वो ज्यादा फोकस करेंगे। और इसी तरह से जो है वो क्लास चलेगी। और अभी तो फिलहाल ऐसे
डेमो क्लासेस ही चल रही हैं, और जो डेमो चलेगा वही चीज जो है वो उसी फॉर्म उसी मोड में जो है वो कन्वर्ट या कंटिन्यू जो है वो चलता रहेगा। और इस विषय को लेकर के जो बात हम बताए उसको लेकर के जो है किसी के पास कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग बैक टू बिजनेस आ जाएंगे। हम ज्यादा इन सब चीजों पर आप जानते ही है कि हम चर्चा करना पसंद नहीं करते, तो अगर किन्हीं को किसी तरह का कुछ सवाल है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एल्स वी विल कंटिन्यू। डेमो कितना दिन का रहेगा? आप जितना दिन ले सकते हैं डेमो, मेरे तरफ से कोई कंपल्सन नहीं है। क्लास आज से और शुरू हो गई और ये कंटिन्यू चलते रहेगी। आप और इसको टाइमिंग डेमो माने इसमें? रेगुलर, टाइमिंग यही रहेगी सर। टाइमिंग क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, संतोष जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, विशाल हैं, तो ये सारे लोग जो हैं वो वर्किंग है, इन लोगों को ऑफिस वगैरह से छुट्टी मिलती है, उसके बाद ही जो है ये आकर जो है वो आ पाते हैं, क्लास कर पाते हैं। तो इस वजह से जो है ये टाइमिंग जो है यही पे रहेगा। हार्डली आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है, बट दिस इज द कोर, लेकिन हम इसको आगे पीछे करने के विचार में नहीं है, क्योंकि आने वाले 1 से 1.5 महीने में जो है वो ठंडी का दौर जो है वो आने लगेगा, तो फिर लेट नाइट जो है वो बैठना भी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए टाइमिंग फिलहाल जो है यही रखा गया है। सर ये कह रहे थे कि ये टारगेट मेन जेपीएससी ही रहेगा या फिर अदर एग्जाम भी? नहीं, इनमें हम पहले हाँ बताया कि इसमें कोई एक स्पेसिफिक एग्जाम हमारा टारगेट नहीं है कि सिर्फ इसी एग्जाम को लेकर के चल रहे हैं। जो भी रेलिवेंट एग्जाम्स हैं, जैसे जेपीएससी अगर आप बात कर रहे हैं तो उसका जो प्री हो गया वो पीसीएस का लेवल का प्री हो गया। अब आप पीसीएस लेवल पे जिन टॉपिक्स को आप कर रहे हैं वो टॉपिक्स आपको हो सकता है उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी काम आ जाए, हो सकता है बिहार पीसीएस में भी काम आ जाए, हो सकता है आप बंगाल और छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स देते उसमें भी काम आ जाए, हो सकता है कि आप और हायर लेवल पे जो है वो यूपीएससी पे भी जा रहे हैं तो ये कोर टॉपिक्स वहां पर भी जो है वो काम आ जाए। यानी कि जो टॉपिक को मैंने उठाया है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव आपको जो है वो हम डिलीवर करा देंगे, और वो जो है आपको किसी भी एग्जाम में काम आ सकता है, जिस एग्जाम में जीएस बेस्ड एग्जाम हो। तो ये टारगेट है मेनली, जो जेएसएससी, बीएसएससी, बीपीएससी, जेपीएससी का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को मीट करते हुए जो है वो चलेंगे। जो एक फिक्स्ड फॉर्मेट, जो अगर हम लोग कहें कि क्वेश्चन के स्तर का और नॉलेज के स्तर का जो फॉर्मेट उन एग्जाम्स में चाहिए आपको उनके फ्री लेवल में, उस लेवल पे चीजों को लेकर के चलेंगे। एसएससी के लिए भी होगा तो? बिल्कुल, अगर वो टॉपिक्स एसएससी में टकराते हैं तो वो बिल्कुल होगा, और इन टॉपिक्स के फ्रीक्वेंसी को भी हम आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा देंगे, और आप इन टॉपिक्स को ही जब आप देखेंगे, हम उस पर बहुत काम कर रहे थे कि कौन से टॉपिक्स का जो है मैक्सिमम रिपीटेशन और कौन से टॉपिक्स के इर्द गिर्द जो है वो चलता आ रहा है, तो हम बहुत जल्दी आपको जो है उसका भी पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे कि इन टॉपिक्स पर जो है वो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस रोटेट होते हुए जो है वो दिखते चलाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज हम शुरू करने वाले थे, तो इंडिया में जो इंडियन फिलोसफी या डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफिकल थॉट्स है, जिसमें जो दर्शन हमारे कहते हैं, सांख्य दर्शन, मीमांस दर्शन, उसके न्याय दर्शन, योग दर्शन, चावार का दर्शन है, तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पे आप देखेंगे कि हर एग्जाम में, हर अल्टरनेट एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं जो है वो इससे रिलेटेड प्रश्न मिल जाएगा। किसने शुरू किया, क्या थ्योरी कंसेप्ट है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएंगे, जो आज जो हम लोग इस टॉपिक को शुरू करेंगे। और जैसे इस टॉपिक को शुरू करेंगे तो ये टॉपिक जितनी भी सारी चीजें जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग सम क्वेश्चंस जो मैंने कलेक्ट किया है, वो भी जो है वो आपको साथ साथ में करा करके जो है वो आ, आ, कराया जाएगा, और उसी तरह से लेके चलेंगे। नितेश कुमार पूछ रहे हैं पीडीएफ लैंग्वेज क्या रहेगा? पीडीएफ कहाँ? पीडीएफ, नो पीडीएफ अवेलेबल फॉर मी। पीडीएफ तो ऐसा कुछ है नहीं, और जिस भाषा में अभी हम आपसे बात कर रहे हैं इसी भाषा में क्लासेस चलेंगी। ये ना पूरी तरह से हिंदी ही है, ना पूरी तरह से स्ट्रिक्ट टू इंग्लिश है, ऐसी भाषा जो आप समझ जाएं।
हेलो सर। और किन्हीं को कोई प्रश्न है? सर झारखंड स्पेशल से कोई टॉपिक रहेगा? नो, कोई प्रश्न नहीं है हमारी तरफ से। चलिए, तो हम लोग आते हैं वापस। तो जैसा आज हम लोग बताए कि हम लोग जो है वो भारत में जो फिलोसफिकल डेवलपमेंट्स है उसको जो है वो हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो है वो हम लोगों को विशेष करके जो है वो जो हमारा दर्शन शास्त्र है इसमें हम लोगों को जो है वो चीजें देखनी है कि क्या क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत जो है वो किसी जमाने में विश्व गुरु हुआ करता था, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल जो है यहाँ पर चीजें जो है वो हुआ करती थी। और जब हम लोग इतिहास के पन्नों में देखेंगे तो भारत में जो फर्स्ट सेंचुरी बीसी है, यानी कि पहली शताब्दी जिसको कहते हैं, उससे पहले ही यहाँ पर जो है वो कई सारे दर्शन जो है वो प्रतिपादित हो चुके थे, जिसको लोग जो है वो फॉलो करना जो है वो शुरू कर दिए थे। जिसमें अगर हम लोग संख्या की बात करें तो 6 ऐसे दर्शन थे जो आस्तिक दर्शन थे, और 3 ऐसे दर्शन थे जो नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। जो आस्तिक दर्शन है वो आशावाद, यानी कि वो किसी ब्रह्म, किसी भगवान, किसी मटेरियल, किसी वस्तु, इन चीजों में वो आशा रखता था, होप रखता था, बिलीव रखता था। और नास्तिक है वो मोर ऑफ दी मटेरियलिस्टिक चीजों को जो है वो ध्यान देता था, या फिर जो भौतिकतावादी चीजें जो है वो उससे रिलेटेड चीजों पर जो है वो कॉन्सेंट्रेट करता था। अगर हम लोग आस्तिक मत की बात करें तो आस्तिक मत की बात करें तो इसको हम लोग जो है वो षडांग दर्शन या षड दर्शन के नाम से भी जो है वो पुकारते हैं। षड यानी 6, जिसमें 6 दर्शनों को जो है वो रखा गया। कौन कौन से, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, फिर ईच के हम लोग डिटेल्स को भी देखेंगे। तो पहला क्या है, सांख्य दर्शन। दूसरा योग दर्शन। तीसरा न्याय दर्शन। चौथा वैशेषिक दर्शन। पांचवा मीमांस दर्शन। और छठा वेदांत दर्शन। एक बार फिर से, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांस दर्शन और वेदांत दर्शन। तो ये जो है वो 6 आस्तिक मत के दर्शन है, जिसको हम लोग षडांग दर्शन या षड दर्शन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इसके अलावा 3 दर्शन ऐसे हैं जो नास्तिक हैं। ये जो है भौतिकतावादी दर्शन में जो है वो विश्वास रखते हैं, भौतिकतावादी चीजों पर जो है वो बिलीव करते हैं, जिनमें से बहुत इंपॉर्टेंटली बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चावार्क दर्शन, ये 3 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ दर्शन है, नित्यवादी, नियतिवादी, अनिश्चयवादी, बट दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हम लोगों को जो क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे तो हम लोगों को यही षडांग दर्शन कि योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया, वैशेषिक का प्रतिपादन किसने किया, थोड़ा सा अपर लेवल पे आप चले जाएंगे, पीसीएस लेवल पे आप चले जाएंगे तो वहां पे उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी प्रश्न जो है वो पूछता है कि शून्यवाद का सिद्धांत कहाँ से आ गया, द्वैतावाद का सिद्धांत कहाँ से आ गया। जब हम लोग ईच के डिटेल्स को देखेंगे तो समझ पाएंगे। तो जैसे ये षडांग दर्शन हो गया, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस और वेदांत, ये जो है वो हमारा आस्तिक मत हो गया। वहीं पे बौद्ध, जैन और चावार्क, ये प्रमुख जो है वो भौतिकतावादी दर्शन या नास्तिक मत के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये इसका नामकरण हो गया। ये 6 और 3 9 तरह के दर्शन है जिसके बारे में हम लोगों को जानना और समझना है। इसके पहले हम लोगों को थोड़ा सा और अध्ययन और समझना पड़ेगा कि ऐसा ये दर्शन का जो है वो भारत में जरूरत क्या पड़ा। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोगों को देखना जो है वो जरूरी हो जाता है। बैकग्राउंड क्या है कि जो हमारा सोसाइटी जो हमारा डेवलप होने लगा, जब हम बर्बरता से सभ्यता की ओर जो है हम लोग आने लगे, सिविलाइज सोसाइटी में हम लोग रहने लगे, तब हम लोगों का जो है वो वैदिक एज आया, जहाँ पे वेद आदि की जो है रचना होने लगी। लोग जो है वो ग्रुप में रहने लगे, गांव का कॉन्सेप्ट आने लगा। तो इस तरह की चीजें जो है वो आ गई। उसके बाद एक सबसे बड़ा चीज वहां से निकल कर क्या आया कि वर्ण व्यवस्था जो है वो यहाँ पर हमारे यहाँ स्टैब्लिश हो गई। जो वर्ण व्यवस्था जो हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग सोशल ऑर्डर कहते हैं कि अपर क्लास, लोअर क्लास, इस तरह वाला जो वर्ण व्यवस्था, जो 4 वर्ण के बारे में हम लोग जानते हैं, तो ये वर्ण व्यवस्था जो है वो जब पूर्ण तरह से स्टैब्लिश हो गई, उसके बाद जो है वहां पर से थिंकर्स निकल कर आए कि उन्होंने सोचा कि वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गई, सिविलाइज सोसाइटी आ गया, हम लोग जो है वो रहने लगे, बर्बरता को छोड़ के अब सभ्यता की ओर जो है वो हम लोग आ चुके हैं। तो थिंकर्स जो है वो कुछ गोल्स को अब तय करने लगे कि जीवन क्या है, अबाउट फिलॉसफी अब वो सोचने लगे।
तो वो लोग जो है वो 4 ऑर्डर निकाल के लाए, 4 स्थितियां जो है वो निकाल कर लाए इंसान के जीवन में। क्या क्या स्थितियां थी? तो सबसे पहला था धर्म। सबसे पहला स्थिति क्या निकल कर आई? धर्म। दूसरा निकल के आया अर्थ, जिसको हम लोग अर्थव्यवस्था या मनी के रूप में जानते हैं। तीसरा निकल के आया फिजिकल प्लेजर, जिसको हम लोग काम के रूप में जानते हैं। और चौथा जो है वो साल्वेशन या मोक्ष के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इंसान का 4 गोल्स जो है, जब हम लोग एक सेटल सोसाइटी, सभ्य सोसाइटी में आ गए और फिलॉसफी का जन्म होने लगा, लोग सोचने लगे, विचार करने लगे, जीवन दर्शन के बारे में जो है जब अध्ययन करने लगे, तो 4 चीजें निकल के रही, 4 सोशल ऑर्डर है। और इन्हीं 4 सोशल ऑर्डर पर समूचा फिलॉसफी जो है वो हमारा पूरे देश का, चाहे इन डेप्थ पढ़िए चाहे जैसे भी पढ़िए, ये टिका हुआ है। सबसे पहला धर्म, जो सामाजिक ऑर्डर लाने का काम करता था, समाज में एक आदर्श स्थिति लाने का काम करता था। धर्म का काम क्या है? धर्म का काम है न्याय की स्थापना करना, यानी कि जस्टिस की स्थापना करना। आप कोई भी धर्म को देख लें, चाहे आप हिंदुइज्म की बात कर लें, चाहे आप क्रिश्चियनिटी की बात कर लें, चाहे आप मुस्लिम की बात कर लें, चाहे आप पारसीज की बात कर लें, कोई भी धर्म जो है वो आप देखिएगा ये एक सोशल ऑर्डर जो है वो स्टैब्लिश करने की बात करता है। उस सोशल ऑर्डर को जो है वो अटेन करने के लिए डिफरेंट रिचुअल्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करता है। अगर हम लोग मुस्लिम समाज की बात करें तो वो सोशल ऑर्डर लाने के लिए आपको नमाज पढ़ना है, जो नमाजी है उसको शुद्ध आचरण रखना है, झूठ नहीं बोलना है, तो इस तरह के टेनेंट्स रखे गए। वहीं पे अगर हिंदू धर्म की बात करें तो आपको जो है वो पूजा करना है, या कर्मकांड संबंधित चीजों को जो है वो किया गया है, या भाया योग आप कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो यहाँ पर रखी गई है। मतलब सीधा सीधा यही है कि इंसान का जो रेगुलेशन है, इंसान जो अपने आप को रेगुलेट करेगा, वो चलेगा इस दुनिया में, या ये दुनिया इतना बड़ा जो संसार चल रहा है, लोगों का सोशल ऑर्डर चल रहा है, इसके लिए 4 ऑर्डर जो है वो जरूरी थे, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज जो है वो आते हैं। तो आप देखेंगे कि अर्थ संबंधी चीजें जो है वो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में जो है वो मेंशन किया, जिसमें इकोनॉमी प्लस प्रशासन कैसे चलाया जाए, सोसाइटी कैसे चलाया जाए, किंग के ड्यूटीज उसके सब्जेक्ट्स के प्रति, उसके प्रजा के प्रति, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रन किया जाए, इन सारी चीजों को जो है वो उन्होंने, कौटिल्य साहब ने जो है वो अर्थशास्त्र अपनी पुस्तक में लिखा, जो इसी अर्थ से रिलेटेड था। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो अर्थ के बाद जो हमारा धर्म की बात आ गई, तो धर्म पे भी जो है वो बहुत सारे किताबें लिखे गए, जिसको हम लोग धर्मशास्त्र के नाम से जानते हैं। चाहे महाभारत हो, अदर वेद पुराण हो, या जो भी चीजें हो, ये धर्मशास्त्र पर जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो लिखी गई, वो वहां का टेक्स्ट जो है वो आ गया। उसमें जो है वो सेल्फ लॉ, गॉड से रिलेटेड लॉ, प्रकृति से रिलेटेड लॉ, नेचर से रिलेटेड लॉ, इन सब चीजों को जो है वो धर्मशास्त्र के अंतर्गत जो है वो डाला गया। तो अर्थशास्त्र जो हो गया वो अर्थ के लिए, धर्मशास्त्र जो धर्म के लिए हो गया। फिर काम पे जब हम लोग आए, यानी कि जो फिजिकल प्लेजर है, जो हम लोगों का कामसूत्र जो वात्सायन द्वारा जो है वो लिखा गया, या इस पे जो स्टडी किया गया, तो वो वहां पर जो है वो इन चीजों को जो है वो डाला गया। यानी कि ऐसा ब्रांचेस जो है जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और उसके प्रॉब्लम्स आदि से रिलेटेड जो है वो फिजिकल प्लेजर रिलेटेड चीजों को जो है वो वहां पर रखा गया। और जो चौथा पॉइंट है मोक्ष, इस पर जो है अभी तक कुछ बहुत 100% कंक्रीट जो है वो नहीं आया है। अभी भी जितने धर्मगुरु या बड़े बड़े ये हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इस मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं। चाहे जैन धर्म की बात करें, चाहे हम लोग जो है वो बौद्ध धर्म की बात करें, इनफैक्ट ये धर्म पे आधारित आ गए हम लोग, जो है वो एक फिलॉसफी धर्म तक जो है वो चला आया। तो इन सारी चीजों की अगर हम लोग बात करें तो दर्शन जो है वो भारतीय फिलॉसफी का, यही मोक्ष जो है वो भारतीय फिलॉसफी का जो है वो मेन आधार बना, और इसी के आधार पर जो है वो जीवन, मरण, मृत्यु चक्र, जीवन चक्र, ये सब का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो निकल कर आया। जो सबसे पहले टेक्सचुअल रूप में अगर हम लोग बात करें या कॉन्क्रीट रूप में हम लोग बात करें, तो गौतम बुद्ध जो है वो इस जीवन मरण चक्र आदि से जो है वो रिलेटेड चीजों को जो है वो आए, जिसको हम लोग अदर वर्ड्स में या इतिहासकारों के वर्ड्स में अगर हम लोग कहें तो ये ब्राह्मणिकल फिलॉसफी या फिलोसफर्स का जो है वो कोर सब्जेक्ट रहा। तो जो भी ब्रह्मवाद, ब्राह्मणवाद आदि की बात करता है, तो उसका अल्टीमेट गोल क्या है कि अपने
पापों को या अपना भी जो गलत काम है उसको कम से कम करना, रिड्यूस करना, ताकि अगले जन्म में जो है वो हमको जो है वो कीड़ा ना बनाया जाए, मकोड़ा ना बनाया जाए, या जो भी तरह की जो बातें जो है वो की जाती हैं, या फिर हमारा जो है वो अभी का कर्म अच्छा होगा तो आगे के अच्छा है, या हम लोग अभी जो भोग रहे हैं वो अपने कर्मों का नतीजा है। तो ये सब चीजें जो आ रही हैं, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में विटनेस करते हैं, ऑर्डर करते हैं, फेस करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो इसी मोक्ष का जो फिलॉसफी है इसी के इर्द गिर्द जो है वो घूमता रहा। तो यही जो है वो हमारा कंसेप्ट रहा कि ये गोल्स ऑफ लाइफ क्या। अब इस आधार पर हम लोगों को काम से रिलेटेड टेक्स्ट अवेलेबल हो गए, उसके सारे टेनेंट्स अवेलेबल हो गए, उस पर जो है वो ज्ञान देने वाले ऋषि मुनि ज्ञानी लोग हो गए। अर्थ पर जो है वो कौटिल्य और जो भी उस रिलेटेड जो लिख रहे हैं या जिन्होंने उनको कंपाइल किया, जिन्होंने उनको एग्जीक्यूट किया, वो सारे जो है वो हो गए। उसी तरह जो है वो हमारा धर्म पर भी जो है वो बहुत सारे वेद वेदांग आदि जो है वो टीका टिप्पणी बहुत तरह की चीजें जो है वो लिखी गई। मोक्ष पर भी जो है वो काम कंटिन्यूअसली चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो यही जो है वो हमारा लाइफ का जो है वो या भारतीय फिलॉसफी का जो है वो बेस है। अब इस बेस पर हम लोग जो है वो बात करते हैं ईच फिलॉसफी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी चर्चा की कि 6 प्रकार के जो हमारे फिलॉसफीज हैं, जिसमें कि आस्तिक, जिसमें हमने कहा षड दर्शन या षडांग दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत है। उसी तरह नास्तिक में जो है बौद्ध, जैन, चावार्क आदि जो है वो प्रमुख आ गए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो है वो सांख्य की शुरू करेंगे और सांख्य के बारे में समझने का जो है वो प्रयास करेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें, आगे बढ़ने के पहले एक बार आप लोगों से कुछ सवाल ले लेते हैं। कुछ आप लोगों को कोई दिक्कत है इस प्लेटफॉर्म को समझने में, इस बेस को समझने में कि क्या रहा है हमारे इन फिलॉसफी का आधार? जो सांख्य बोल रहे हो सर, इंग्लिश में कुछ नाम है कि सर वो इंग्लिश में वही लिखेंगे सर? नहीं, उसको सांख्य वही लिखा जाता है, इंग्लिश में भी, हिंदी में सर भी। जहां जहां सर एक ही रिक्वेस्ट है सर, जहां जहां सर कुछ इंग्लिश का टर्म आएगा ना सर, वो तो इंग्लिश में भी बोल दीजिएगा सर, वो लिख लेंगे सर, बस सर यही रिक्वेस्ट। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और किन्हीं को कुछ यहाँ तक में कोई सवाल? चलिए, तो हमको लगता है सवाल नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सांख्य दर्शन की हम लोग बात करते हैं। उसको इंग्लिश में भी सांख्य ही कहा जाता है। और ये जो भारतीय दर्शन का जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो सांख्य दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसका जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चंस जो अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो रिपीट किया जाता है कि इसका जो है वो कौन प्रतिपादन किया है, किसने जो है इस सांख्य दर्शन को जो है वो प्रोपाउंड किया है या बताया है। तो ये सांख्य दर्शन जो है वो कपिल मुनि के द्वारा जो है वो बताया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा जो है वो प्रवर्तित है या दिया गया है। तो सांख्य इस शब्द से ही समझिए, संख्या, यानी कि लिटरली अगर इस शब्द की बात करें तो काउंट यह टर्म जो है वो आता है, यानी कि ऐसा चीज जो पहले ओरिजिनेट किया गया हो। तो इस वजह से सांख्य दर्शन को भी जो है वो भारतीय फिलॉसफी का पहला दर्शन भी जो है माना गया है। और संख्या के बारे में या सांख्य के बारे में किन्होंने बताया? तो कपिल मुनि के द्वारा जो है वो बताया गया है। इस फिलॉसफी के अनुसार क्या है कि जो क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड है ये जो है किसी डिवाइन एजेंसी के वजह से नहीं है। ये कोई अद्वैतिक या कोई जो है कोई ऐसा ब्रह्म या कोई जो है वो डिवाइन एजेंसी जो है वो एसेंशियल नहीं है इस दुनिया के क्रिएशन में। इसको जो है वो विकासवाद या भौतिकता के साथ साथ जो है वो आध्यात्मिकता का भी जो है वो एक तरह का जो है इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद अगर इसमें हम लोग बात करें तो यह जो है नेचर या प्रकृति जो है वो उस पर जो है वो बहुत ध्यान देता है। और नेचर और प्रकृति जो है या जो क्रिएशन है उसका इवोल्यूशन ही जो है वो नेचर से हुआ है। यानी कि जो भी हमारा चीजें क्रिएट हुई हैं वो नेचर से हुई हैं, ना कि किसी भगवान या किसी डिवाइन अथॉरिटी के द्वारा, डिवाइन एजेंसी के द्वारा जो है वो नहीं क्रिएट किया गया है, बल्कि नेचर के द्वारा जो है वो क्रिएट किया गया है।
यही जो है इसका मूल तत्व जो है वो कहा जाता है या माना जाता है। तो जो ये अभाव या भाव, इससे जो है वो सद की उत्पत्ति जो है वो संभव नहीं है। यह जो है इसका टेक्निकल टर्म जो है वो इसमें बोला जाता है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि टेक्निकल टर्म क्या है। तो इसमें जो है वो बस हम लोगों को इतनी चीजें ही जान के रखनी है कि यह जो है वो कपिल मुनि के द्वारा दिया गया है, प्राचीनतम दर्शन है, और यह जो है वो काउंट शब्द से जो है वो बना है, इसलिए जो है वो पहला या यहीं से जो है वो किसी चीज की जो है वो शुरुआत जो है वो मानी गई है। ये जो है वर्ल्ड जो बना है, जो विश्व या जो हम लोग आज के डेट में चीजों को देख रहे हैं, वो प्रकृति से ओरिजिन है, न कि किसी भगवान से ओरिजिन है। यही जो है इसका मेन टेनेंट जो है वो आता है। और यह जो है वो वैज्ञानिकता को प्रमोट करता है, क्योंकि वैज्ञानिकता जो है वो साइंस और नेचर फिलॉसफी इसी के इर्द गिर्द जो है वो घूमती है। तो सांख्य में जो है वो इतनी सी चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो योग दर्शन। सर ये नेचर पे डिपेंड हाँ होता है, आपने कहा। तो ये तो पार्ट हम लोग जी, इसका पढ़ रहे हैं ना, आस्तिक आस्तिक वाला इसका। तो आस्तिक का मतलब है कि गॉड पे बिलीव करना, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। नहीं इसको, हाँ ये जो आस्तिक है गॉड के अंतर्गत बिलीव करना, ये एग्जैक्ट वो जो हम लोगों का गॉड का ये है ना कि कंसेप्ट है, वहां पे अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर के आते हैं। आस्तिक मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि गॉड पे बिलीव करना। आस्तिक मतलब कि दैट इज समथिंग आशावान, जहां पे कुछ आशा है। तो यहाँ पे आशा क्या है कि प्रकृति से जो है वो हम लोगों का जो है वो एडवेंट हुआ है, इस वजह से वो उस आशा को देख रहा है। तो वहां पे वो नास्तिक टर्म या आस्तिक टर्म इज एन अम्ब्रेला टर्म। वो एक स्पेशल जो है वो सिर्फ भगवान के इनकारनेशन या भगवान के अवतार से लेकर के जो है वो नहीं रिलेट किया जाता है, बल्कि वो एक ओवरऑल अम्ब्रेला टर्म के रूप में जो है वो देखा जाता है। इसलिए इसको जो है वो इस षड दर्शन के अंतर्गत जो है वो रखा गया है। ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो योग दर्शन। तो योग दर्शन का जो प्रतिपादन किया है वो पतंजलि हैं, जिन्होंने एक रचना की है, एक बुक लिखी है जिसका नाम है योग सूत्र। यही पतंजलि जो है हम लोग जानते हैं इसको ब्रांड नेम के रूप में जो है वो बाबा रामदेव और जो है वो उनके सहयोगी बालाकृष्ण या ऐसा ही कुछ नाम है ना, जो पतंजलि पीठ के जो भी हैं, तो वो लोग जो है आज के डेट में इसको जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो प्रचारित कर रहे हैं। इसका जो है वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो 21 जून को हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाता है। और आप लोगों से सवाल है कि इस साल का 21 जून का वर्ल्ड योगा डे का थीम क्या था, कौन बताएगा? कौन बताएगा? कोई नहीं? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, बिल्कुल, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये जो है वो थीम था। तो यही योग दर्शन जो है वो हमारे भारत का जो है वो प्राचीन दर्शन में से जो है वो आता है, और इसी दर्शन से जो है वो योग का जो है वो निकला है। इसमें जो है वो इसका जो कॉन्सेप्ट है कि प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोल ओवर प्लेजर, सेंसेस एंड बॉडीली ऑर्गन्स हमको जो है वो भगवान से या हमको जो है वो इस मोक्ष की जो है वो प्राप्ति जो है वो करा सकता है। यही इसका मेन थीम है कि हम लोग जो है योग के माध्यम से, जो भी योग प्रैक्टिस करते हैं, वो योग के माध्यम से प्राणायाम और आसन आदि के माध्यम से जो है वो क्या करते हैं, वो एक कंट्रोल का प्रैक्टिस करते हैं अपने सेंसेस पर, अपने बॉडीली ऑर्गन्स पर, अपने जो है वो प्लेजर पर, अपने पेन पर। तो ये जो कंट्रोल और ये जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं इन सेंसेस पे कंट्रोल करने का, और जब हम ये कर लेते हैं तो हमारे लिए खुशी, गम, भगवान, जन्म, मृत्यु, दुख, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं कम होता चला जाता है। तो यही जो है इसका कॉन्सेप्ट है कि हम लोग जो है वो मेडिटेशन, फिजिकल एप्लीकेशन
और अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाकर अपने सेंसेस को जो है वो अपने कंट्रोल में ला करके जो है वो हम लोग साल्वेशन जो है वो अटेंड कर सकते हैं, मोक्ष अटेंड जो है वो कर सकते हैं। यही जो है वो एक दौरान जो है योग दर्शन जो है वो कहता है। हम लोग जानते हैं कि ये हमारा माइंड ही है जो इस वर्ल्डली प्लेजर, सौरो, दुख, सुख, हंसी खुशी, इन सारी चीजों को जो है वो महसूस कर सकता है। जब हम लोग योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से अपने इस इमोशन को कंट्रोल करने में सक्षम हो जाते हैं, तो हम लोग जो है वो योगी कहते हैं। खुद को सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष क्या है? कुंडलिनी जागृत करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। अलग अलग धर्म में जो है वो कॉन्सेप्ट एक ही है, क्योंकि बॉडी की एनाटॉमी एक ही है। चाहे आप कहीं भी जन्म लीजिए, सारे शरीर की एनाटॉमी जो है वो एक ही है। हर किसी के पास जो है वो उतने ही हड्डी, उतने ही लिम्स, उतने ही मसल्स और उतने ही जो है वो ऑर्गन्स जो है वो हैं, एक्सेप्शनल केसेस एक आध छोड़ के। तो क्या है कि इन्हीं चीजों का जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस हम लोगों को सौरो, पेन, जॉय, हंसी खुशी, इन सारे चीजों से जो है वो अलग कर सकता है, यानी कि हम लोग को साल्वेशन दिला सकता है, यानी कि हम लोगों को जो है वो मोक्ष दिला सकता है। तो यही जो है वो योग दर्शन का मेन फिलॉसफी था। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं कि योग दर्शन का जो है वो प्रतिपादन किसने किया है? तो पतंजलि ने किया है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि योग सूत्र नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो ये योग सूत्र है। तो इसमें दो टर्म को याद रखिएगा, ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियां, यानी कि एक जो हमारा सेंस ऑर्गन्स है और एक जो हमारा बॉडी ऑर्गन्स है। इन दोनों ऑर्गन्स का बढ़िया संचालन, इन दोनों ऑर्गन्स का बढ़िया कोऑर्डिनेशन, इन दोनों ऑर्गन्स पे बढ़िया कंट्रोल, यही योग दर्शन की फिलॉसफी है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो न्याय, तो न्याय दर्शन की। इसको हम लोग बहुत एक जो है टर्म आता है जिसको हम लोग स्कूल ऑफ एनालिसिस कहते हैं। तो इसमें प्रश्न भी जो है वो बनता है कि कौन सा जो फिलॉसफी है भारत का, वो स्कूल ऑफ एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है वो स्कूल ऑफ एनालिसिस के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। न्याय में क्या है कि लॉजिक और इन सब लॉजिक, तर्क, रीजनिंग, इन सब चीजों का जो है वो बहुत ज्यादा महत्व जो है वो दिया गया है। तो इस अंतर्गत न्याय दर्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसके प्रवर्तक जो है वो गौतम ऋषि जो है वो माने जाते हैं, महर्षि गौतम जो है वो जाने जाते हैं। और इनका जो ग्रंथ है उसको न्याय सूत्र के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है वो एक और नाम बहुत इंपॉर्टेंटली आते हैं। इन्होंने तो, गौतम ने तो इनको शुरू किया है, लेकिन इस न्याय को एक स्टेप फॉरवर्ड ले जाने का काम जो है वो रूपेश गंगेश उपाध्याय, गंगेश उपाध्याय जो है वो करते हैं, जिनका बुक का नाम है तत्व चिंतामणि। तत्व चिंतामणि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जो है वो सवाल आते हैं। तो तत्व चिंतामणि जिसको लिखा है गंगेश उपाध्याय 12th सेंचुरी में, 12वीं शताब्दी में इन्होंने लिखा है तत्व चिंतामणि, जिनका नाम है गंगेश उपाध्याय। ये जो है वो न्याय दर्शन को नए रूप में, नए फ्लेवर में, नए मिर्च मसाला के साथ जो है वो प्रेजेंट किए, और जो है वो बहुत इंपॉर्टेंटली जो है वो चीजें आई। इसका एक एग्जाम्पल टेस्टिफाई इस तरह से किया जाता है कि इंसान जो है किसी पहाड़ पर जो है वो धुआं देख रहा है, यानी कि इसको लॉजिकल ऐसे किया गया है कि धुआं वहां पर दिख रहा है, यानी कि वहां आग है। तो दिस इज तर्क। ये जो है वहां पर एक लॉजिक है, एक एनालिसिस है कि धुआं ऐसे नहीं होता, वहां पे एक आग है। और इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि जहां पर भी धुआं निकल रहा है वहां पर जो है वो आग है, या वहां पर जो है वो फायर उपलब्ध है। तो एक डिराइव्ड लॉजिक से जो है वो हम लोगों ने जो है वो एक कंक्लूजन पर जो है वो हमने पहुंचा। तो यही जो है वो न्याय दर्शन का जो है वो स्कूल ऑफ एनालिसिस जिसको जो है वो हम लोग कहते हैं। ये जस्ट एक सर्टेन एग्जाम्पल था। तो ये जो है वो हम लोगों को फैक्ट रूप में यही याद रखना है कि महर्षि गौतम जो है वो इसका जो है वो हम लोगों को प्रतिपादन किए थे, जिनकी बुक न्याय सूत्र है। और 12वीं शताब्दी में गंगेश उपाध्याय, जिन्होंने तत्व चिंतामणि लिखी, इसी न्याय दर्शन का समझ लीजिए कि लेटेस्ट वर्जन वही था। जैसे मोबाइल फोन में आता है ना प्रो मैक्स, मैक्स प्रो 2, तो उसी तरह जो है वो न्याय दर्शन का जो प्रो मैक्स वर्जन है वो गंगेश उपाध्याय ने 12th सेंचुरी में
तत्व चिंतामणि में जो है वो प्रस्तुत किया, यानी कि उस एनालिटिकल लॉजिक का जो है वो समझ लीजिए कि एक नया फ्लेवर जो है वो प्रेजेंट किया। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, इस वैशेषिक दर्शन के रचनाकार जो है वो कनाद हैं, ऋषि कनाद, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है कनाद सूत्र। कनाद सूत्र, तो ये भी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वैशेषिक दर्शन ये क्या है कि द्रव्य या मटेरियल एलिमेंट्स, इस पर जो है वो बहुत फोकस देता है, बहुत इंपॉर्टेंस जो है वो देता है। यानी कि जैसे कि धरती, पृथ्वी, आग, हवा, जो पंचतत्व की हम लोग बात करते हैं, क्षितिज जल, पावक, गगन, समीरा यानी कि आसमान, आग, हवा, पानी, ये सब चीजों पर जो द्रव्य है ये क्या है, फिलॉसफी में अगर देखें तो ये द्रव्य है। दीज आर एलिमेंट्स। वाटर एक एलिमेंट है, उसी तरह जो है वो एयर एक एलिमेंट है, उसका एक अलग कंपोजिशन है, वाटर का एक अलग कंपोजिशन है। तो जो थ्योरी इन कंपोजिशंस पर, इन मटेरियल एलिमेंट्स पर, इन द्रव्य पर जो ध्यान देती है या इस द्रव्य से रिलेटेड चीजों की विवेचना करती है, तो ये वैशेषिक दर्शन आता है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हर अल्टरनेट सेट में या हर 2 एग्जाम के बाद किसी न किसी स्टेट एग्जाम में आपको दिख जाएगा कि परमाणुवाद की स्थापना जो है वो किस फिलॉसफी का जो है वो सिद्धांत है। तो परमाणु यानी एटम, एटम यानी द्रव्य, वो भी जो है उसके कंपोजिशन की बात कर रहा है। एटम है, वाटर का मॉलिक्यूल है, उससे उसके अंतर्गत हाइड्रोजन एटम है, तो ऑक्सीजन एटम है, तो इन सब चीजों की बात कर रहा है, तो समझ लीजिए वो वैशेषिक दर्शन है। तो यानी जो परमाणुवाद का सिद्धांत है, एटम्स का सिद्धांत है, ये सबसे पहले जो है वो वैशेषिक दर्शन और ऋषि कनाद ने जो है वो प्रस्तुत किया है, जिसको हम लोग कनाद सूत्र के बारे में जो है वो हम लोग जानते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं भारत में फिजिक्स की शुरुआत यही वैशेषिक दर्शन जो है वो करता है। तो इसमें जो है वो हम लोग को इतना ही जान के रखना है कि परमाणुवाद का सिद्धांत, मटेरियल या द्रव्य का सिद्धांत जो है वो वैशेषिक दर्शन का एलिमेंट है, वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत आता है, जिसको कि महर्षि कनाद ने दिया है। और किस किताब में दिया है, तो कनाद सूत्र नाम की किताब रचा है और उसी में जो है वो किया है। और इसका इंटायरिटी जो है वो, जो पूरा चीज जो घूमता है वो यही 5 चीज जो है, पृथ्वी, अग्नि, हवा, आकाश और जल, यही जो 5 एलिमेंट्स हैं, इसी 5 एलिमेंट्स पे जो है वो घूमता रहता है। और वो कहता भी है एक स्टेप आगे जाके कि सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो है वो, जो भी मटेरियल है वो किसी न किसी एटम, किसी न किसी परमाणु का जो है वो बना हुआ है, किसी न किसी इन्हीं 5 भौतिक द्रव्यों में से किसी चीज का जो है वो बना हुआ है। तो ये जो है वो इसी परमाणुवाद यानी इस फिजिक्स को फिलॉसफी से रिलेट करने का भी जो है वो काम ये वैशेषिक दर्शन जो है वो करता है, जिसके प्रतिपादक जो है वो महर्षि कनाद है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो आता है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन यह जो है बहुत ही इन सभी दर्शनों में अभी तक में जो है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ज्यादा जो है कर्मकांडी जो है वो इसी को जो है वो माना जाता है। तो मीमांस का जो लिटरेरी मीनिंग होता है वो होता है आर्ट ऑफ रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। आर्ट ऑफ रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन, तो क्या था कि जो वैदिक रिचुअल्स थे, हवन करना है, यज्ञ करना है, अश्वमेघ यज्ञ है, तो तरह तरह का यज्ञ होता था। तो ये जो यज्ञ आदि या जो वैदिक रिचुअल है, जो 16 तरह के संस्कार हैं, जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, मुंडन संस्कार, शिक्षण संस्कार, वैवाहिक संस्कार, जनेऊ संस्कार, तो ये 16 तरह के जो है इस तरह के जो है वो संस्कार जो है वो बताए गए हैं। तो इन संस्कार या इंसान के जीवन में जो धार्मिक या मोक्ष प्राप्ति को लेकर के जो स्टेप्स बताए गए थे, उन स्टेप्स का वैदिक रिचुअल्स जो बताए गए थे, उसी को जो है वो जस्टिफाई करने का काम जो है वो मीमांसा दर्शन जो है वो करता है। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो जो धार्मिक कर्मकांड है उसको जो है ये प्रमोट करता है। और इसका कहना है कि जो साल्वेशन है, जो मोक्ष है, उसकी प्राप्ति जो है वो इन्हीं रिचुअल्स को जो है जितने अच्छे से हम लोग परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा जो हम लोग मोक्ष प्राप्त जो है वो करेंगे। इवन आज भी हमारे यहाँ खास करके हिंदू सोसाइटी में आप देखेंगे तो
तो ये जो है वो बहुत प्रचलित है। जन्म संस्कार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और अगर एक सुखद मृत्यु है 80-90 साल के बाद मरते हैं तो उस संस्कार को भी आप देखेंगे कि बहुत हर्ष विषाद से जो है वो मनाया जाता है। थोड़ा विलाप करते हैं, लेकिन फिर खुशी खुशी जो है उस डेड बॉडी को जो है वो विदा करते हैं। ढोल नगाड़ा बजा के भी आप देखेंगे कि काफी बुजुर्ग होने के बाद अगर किन्हीं की मृत्यु होती है कि जो वैदिक रिचुअल्स है उसको जितना ज्यादा जो है आप अच्छा से परफॉर्म करेंगे, आप ये मोक्ष की प्राप्ति उतना अच्छा से जो है वो कर पाएंगे। तो ये मीमांस का जो है वो दिया गया है मीमांस दर्शन का थ्योरी जो है वो ये कहता है। और इस दर्शन के प्रतिपादक कहें तो ये आचार्य जैमिनी है, जैमिनी। तो इन्होंने ही जो है वो मीमांस दर्शन जो है वो दिया है। और इस दर्शन का एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है जो आज हम लोग सोसाइटी में देख रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंस है ना वेरियस वर्ण के बीच में, शूद्र है, उसके बाद जो आपका जो भी वर्ण है, जो भी 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो 4 वर्ण है, इस वर्ण व्यवस्था को बहुत ज्यादा जो है ये मीमांस दर्शन जो है वो प्रमोट करता है। या क्योंकि ये कर्मकांड है, तो कर्मकांड करने के लिए भाई यज्ञ करना है, हवन करना है, तो उसके लिए पंडित जो है वो ऑथराइज्ड पर्सन है। कोई दूसरा पर्सन जो है वो उस यज्ञ को नहीं समाप्त कर या संपन्न करा सकता है। तो एक तरह से ये मीमांस दर्शन जो है वो पुरोहितवाद या ब्राह्मण आडंबरवाद जो है वो उसको भी बहुत प्रमोट करता है, या उसको जो है वो समझ लीजिए कि जस्टिफिकेशन देने का जो है वो काम करता है। और बस इतना ही जो है वो मीमांस में ध्यान में रखना है। जैमिनी है, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये वैदिक सैक्रिफाइसेस को जो है वो बहुत मानता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो है वेदांत। वेद अंत यानी कि वेदों का समुच्चय निचोड़ जहां पर जो है वो हम लोग को मिल जाएगा, तो वही जो है वो वेदांत आ जाता है। बादरायण ऋषि जो है वो उनका जो किताब है जिसका नाम है ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र, यही ब्रह्मसूत्र जो है वो वेदांत का जो है वो मूल ग्रंथ है। इसको हम लोग कई बार उत्तर मीमांसा भी जो है वो कहते हैं, यानी कि मीमांसा के बाद का, उत्तर माने लेटर, तो लेटर मीमांसा भी जो है वो इसको कहा जाता है वेदांत दर्शन को, क्योंकि ये मीमांस से आगे बढ़ करके जो है वो 2nd सेंचुरी में जो है वो बादरायण इस ब्रह्मसूत्र का जो है वो गठन किए थे। बेसिक टेक्स्ट जो है वो इस वेदांत दर्शन का जो है वो किया गया था। और इस पर 2 9th सेंचुरी में और दूसरा रामानुज 12th सेंचुरी में, दोनों संत थे। जब हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे तो दोनों के बारे में देखेंगे भी, तो ये जब धार्मिक इतिहास को देखेंगे तब, तो ये दोनों संत थे। तो शंकराचार्य 9वीं सदी में और रामानुजम 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी में, ये दोनों ने भी जो है वो वेदांत पे जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान दिया, और इस पर जो है वो कहा कि ब्रह्म ही जो है वो सब कुछ है, उसके अलावा बाकी सब माया है। इसका जो है वो थ्योरी जो है वो, इसका वेदांत का जो है वो यही कहता है कि हर कुछ जाकर ब्रह्म में ही अंत हो जाएगा, ब्रह्म में ही लीन हो जाएगा। हम लोग कहते भी हैं जनरल टर्म्स में, अगर आप सुने होंगे कई बार, तो ब्रह्म लीन हो गए, तो अंत में ब्रह्म से ही शुरू हुआ और ब्रह्म में ही जाकर के जो है वो लीन हो जाएंगे। तो यही कहता है कि ब्रह्म ही रियलिटी है, बाकी सब माया है, यानी कि बाकी सब अनरियल है। यही जो है वेदांत का दर्शन जो है वो कहता है ओवरऑल। तो और ये भी कहता है कि ब्रह्म और आत्मा ये दोनों इंडिस्ट्रक्टिबल हैं, ये दोनों को जो है वो खत्म नहीं किया जा सकता है। ना ब्रह्म कभी खत्म हो सकते हैं, ना कभी आत्मा खत्म हो सकती है। और इन दोनों को आप जितना एक दूसरे के क्लोज लाएंगे, आप उतना वेदांत फिलोसफी के जो है वो क्लोज होते चले आएंगे। अब उसको किस मोड से लाना है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जिसका फिलोसफी जिन्होंने पढ़ा है उसके ये का जो है वो हिस्सा है। तो वेदांत जो है वो हम लोग को ये याद रखना है कि बादरायण जो है वो आए हैं। इस वेदांत को भी जो है वो उत्तर मीमांसा के नाम से भी जो है वो आपको हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो हमारा 6 दर्शन जो हम लोगों ने देखा, वेदांत, मीमांस, वैशेषिक, उसके बाद जो है हमारा न्याय, योग और सांख्य, ये जो है वो हमारे 6 दर्शन जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिले। इसके अलावा जो है वो कुछ ऐसे नास्तिक दर्शन भी है जिसको हम लोगों को देखना है,
जिससे रिलेटेड प्रश्न जो हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली हम लोगों को देखना है तो चारवाक का दर्शन जो है वो हम लोग को देखना है। इससे रिलेटेड प्रश्न, चारवाक के दर्शन से रिलेटेड प्रश्न जो है वो पिछले बार शायद जेपीएससी प्री में जो है वो पेपर 1 में जो है वो पूछा भी गया था। तो अच्छा, वेदांत में जो है एक चीज और ध्यान रखिएगा कि वेदांत से रिलेटेड जो है वो जो मत है, जिसमें शंकराचार्य और रामानुजाचार्य की बात की हम लोगों ने, उसके अलावा 2-3 और संत ऐसे आते हैं जिन्होंने इसी वेदांत फिलॉसफी को ही जो है वो आगे बढ़ाने का काम जो है वो किया है, जिसमें कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, इसके अलावा माधवाचार्य और वल्लभाचार्य और इसके अलावा जो है निम्बकाचार्य, ये 4 और ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है वो इस वेदांत थ्योरी को जो है वो आगे प्रोपाउंड करने का काम जो है वो किया है, आगे बढ़ाने का काम जो है वो किया है। और सब ने अपना अपना एक थ्योरी उसी में जो है वो समझ लीजिए कि थोड़ा सा डेवलपमेंट करके या उसी को जो है वो लेटेस्ट ट्रेंड या कंडीशन से जो है वो अटैच करके जो है वो एक थ्योरी जो है वो फिलॉसफी देने का जो है वो काम किया है, जिसमें कि माधवाचार्य का द्वैतवाद आ जाता है, वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद आ जाता है, निम्बकाचार्य का भेदाभेदवाद जो है वो आ जाता है। तो ये सारे जो वाद आ रहे हैं, जिसमें शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य का द्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद और निम्बकाचार्य का भेदवाद जो है वो आ जाता है। तो इन सारी चीजों को 1 से 2 बार आप देख लेंगे तो इसमें जो है बहुत ज्यादा डीप या बहुत ज्यादा परेशान होने वाली चीज जो है वो है नहीं कि ये क्या क्या जो है वो बता रहे हैं। मेनली जो हमारा 6 दर्शन हम लोगों ने देखा, इन 6 दर्शन के जो मेन कंसेप्ट थे उन कंसेप्ट को देख लेना है, और जो किन्होंने जो है वो दिया है इन 6 दर्शन को जो है वो देख लेना है। तो इतना के इर्द गिर्द ही जो है अभी तक जितना भी तरह का आप जो क्वेश्चन देखेंगे तो वो जो है इतना के इर्द गिर्द ही जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो हमारा एक और आ जाता है जो मेटेरियलिस्टिक व्यू है, जो हमारा चावाक का जो दर्शन है, ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट जो है वो देखने को हम लोग को मिलता है, और वो बहुत ही ज्यादा जो है वो मेटेरियलिस्टिक है, बहुत ही ज्यादा जो है वो भौतिकवादी है। और एक सेकेंड वेट करिएगा। चावाक के दर्शन की जो है वो बात कर रहे थे, जो कि भौतिकवादी व्यवस्था को जो है वो प्रमोट करता है, जिनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट भी जो है वो आप लोग जानते होंगे कि याग जीवत सुखम जीवत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। तो जब तक जिएंगे सुख से जिएंगे, जरूरत पड़ी तो ऋण लेकर भी घी पिएंगे। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा दिया गया है, बड़ा सही कॉन्सेप्ट भी कभी कभी जो है वो आपको लगेगा कि दिया गया है। तो ऐसे ऐसे भी जो है हमारे यहाँ फिलोसफर्स जो है वो हुए हैं। इसके दर्शन को या इनके दर्शन को जो है वो लोकायत दर्शन भी जो है वो कहा जाता है। और यह जो आजीवक संप्रदाय था, यह आजीवक संप्रदाय जो है वो इस दर्शन को जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो फॉलो करता था, और ये आजीविक लोग ही जो है वो इस दर्शन को जो है वो मेनली जो है लेकर आगे जो है वो चलते थे। तो ये जो है लोकायत यानी लोक टर्म जो है वो वर्ल्ड टर्म से आया, और ये जो है वो लोगों का वर्ल्ड से जो कनेक्ट है, उस इंटीमेट जो रिलेशन है उसको ही जो है वो दर्शाता है। यानी कि इनका कहना था कि कोई डिवाइन या कोई सुपर नेचुरल, कोई भगवान, इस तरह की चीज जो है वो, कोई एजेंसी जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करता है तो ह्यूमन का सेंस ऑर्गन। और इस सेंस ऑर्गन को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें की जा सकती हैं, वो जो है सही है। यही जो है वो इस थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट जो है वो है। और जो है वो लैक ऑफ फेथ कह लें, एक तरह से कह सकते हैं कि किसी भी तरह का जो है वो फेथ इनमें जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता है। तो यही जो है वो इस थ्योरी का जो है वो है। इसको लोकायत के नाम से भी जानते हैं। आजीवक संप्रदाय इसको जो है बहुत ज्यादा फॉलो करता था, मेटेरियलिस्टिक आइडिया है, और इसको जो है ऋषि चावाक ने जो है वो दिया है, और इसको षड दर्शन से जो है वो बाहर रखा गया है। तो इसके बारे में जो है वो इतना ही चीज अगर हम लोग जानते हैं तो हमारे लिए जो है वो
ये सफिशिएंट है। तो यही जो है वो हमारे यहाँ फिलॉसफी जो हमारा 6 इधर षड्दर्शन और एक जो हमारा चावाक का जो है वो मुख्यतः आया। फिर जब हम लोग जैनिज्म और बौद्धिज्म के अंतर्गत आएंगे तो उनके फिलॉसफी को भी जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। मेरे उम्मीद से इन 6 फिलॉसफीज में से आपको एक क्वेश्चन जरूर जो है वो आने वाले कोई भी एग्जाम में जो है वो जरूर आपको टकराता हुआ मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि ये प्रीवियस ईयर में या फिर आपको जो है वो किसी क्वेश्चन बैंक में आपको ये टॉपिक से जो है रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से याद रखना है। इसमें क्या क्या याद रखना है, तो किस ऋषि ने दिया, उनका किताब क्या है, नाम क्या है, और थोड़ा सा कोर कॉन्सेप्ट जो है इसमें क्या आता है, इन चीजों को ध्यान में रखना है कि किसमें जो है वो फिजिक्स का एलिमेंट छुपा हुआ है, किसमें योग का एलिमेंट छुपा हुआ है, किसमें जो है वो संख्या का एलिमेंट जो है वो छुपा हुआ है। ये सारी चीजें जो है वो चल रही हैं। तो ये जो है वो टॉपिक यहाँ पर हमारा समाप्त होता है मेरे समझ से। सर जो वेदांत का फिलोसफी है सर, उसका फाउंडर सर कौन है सर, एक बार बता दीजिएगा सर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर आवाज आ रही है सर। हाँ सर जो वेदांत जो फिलोसफी, लास्ट जो फिलोसफी है, उसके फाउंडर कौन है सर? सर बुक में कहीं व्यास भी लिखा हुआ है सर, फाउंडर व्यास लिखा हुआ है। बादरायण, बादरायण ठीक है सर। जी। सर इनसाइट वाला में सर व्यास लिखा हुआ था, गूगल में देख रहे थे अभी, तो उसमें व्यास लिखा हुआ था सर। नहीं, ये तो वेदांत का भेज दूंगा सर व्हाट्सएप पे। अच्छा, भेज दीजिएगा, हम देखेंगे इसको, है ना। लेकिन इसमें ध्यान ये रखिएगा कि बादरायण वेदांत, और इसको उत्तर मीमांसा भी जो है वो बोला जाता है। और बादरायण ने ही जो है ब्रह्म सूत्र लिखा है, और यही ब्रह्म सूत्र ही जो है वो वेदांत का जो है वो समझ लीजिए कि सब कुछ यही है। और बताइए, किन्हीं का कोई सवाल? एक क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन है कि आपको इस फिलोसफी से, इंडियन फिलोसफी से आपको देखने को मिलेगा। तो चावाक का फाउंडर क्या होता है? कैसे बोले? चावाक खुद ही फाउंडर है इनके, चावाक खुद ही फाउंडर है। इस दर्शन का नाम मेनली लोकायत है, लोकायत, और इसके फाउंडर है चावाक, इसलिए उसको चावाक दर्शन भी जो है वो कहा जाता है। चारवाक भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो वही चारवाक या चावाक एक ही है। कहीं पे बृहस्पति ऐसा कुछ लिखा है? बृहस्पति ऐसा तो नहीं है कुछ। गूगल में लिखा। मेन फाउंडर तो यही है, कोई इस फिलॉसफी को आगे बढ़ाया होगा तो अलग बात है। और किन्हीं का कोई सवाल यहाँ पर? कॉन्सेप्ट को समझने में किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? चलिए, तो अब हिस्ट्री से हम लोग निकलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो अभी करंट अफेयर में जो है वो आप लोग देख रहे होंगे कि एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप का जो है वो कॉन्सेप्ट बहुत नजर आ रहा होगा। वन लाइनर में आप लोगों ने कभी पढ़ा भी होगा कि 100th यूनिकॉर्न भारत को जो है वो मिलेगा। तो व्हाट आर दिस यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स? ये क्या है यूनिकॉर्न स्टार्टअप? कौन बताएगा? आई थिंक यूनिकॉर्न स्टार्टअप तो ये आपके टर्नओवर से रिलेटेड है।
500 करोड़ प्लस जिसका टर्नओवर रहता है ईयरली, वो शायद यूनिकॉर्न के अंडर आता है। अब इसके बारे में तो बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं पता, बस इतना ही। और कोई? गुड ट्राई, लेकिन फैक्चुअली आप गलत हैं। आई थिंक 1 बिलियन तो हाँ 1 बिलियन का अगर कोई स्टार्टअप वो पहुंच गया वैल्यूएशन उसका, आई थिंक यस यस। तो अभी जो है ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो है वो बहुत चर्चा में है और संभावित प्रश्न भी बनता है। तो हाल ही में जो है भारत में 2022 में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या जो है वो 100 हो गई है। 100 से भी इनफैक्ट ज्यादा हो गई है, 102 या 103 हो गई है आज की डेट में। 20 या 21 तारीख के डेट में जो है वो 100 से प्लस जो है वो हो गई। यस, बिलियनर जो फिजिक्स वाला था वो 101 हो गया। तो इसमें जो है वो अभी यूनिकॉर्न क्या है इसको समझिए कि ये एक ऐसा प्राइवेटली ओन्ड फर्म है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन यानी भारतीय रुपया में कहें तो 100 करोड़ या 100 करोड़ से अधिक हो गया है। वो जो है वो यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। अब इस बात को समझिए कि 100 करोड़ रुपया ये नहीं कि उसकी कमाई 100 करोड़ रुपए हो गई, उसका वैल्यूएशन अगर उसका कैपिटलाइजेशन मार्केट में उसका वैल्यू 100 करोड़ के बराबर हो गया। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, इस कंपनी में गूगल ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो आई विल बी अ यूनिकॉर्न कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी जो है मेरा मार्केट वैल्यूएशन जो है वो 100 करोड़ रुपए के ऊपर जो है वो चला जाना चाहिए, यानी $1 बिलियन हो जाना चाहिए। तो इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करिएगा कि ऐसी कंपनियां जिसकी कमाई 100 करोड़ रुपए हो गई, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपया गया, उसको हम लोग यूनिकॉर्न कर रहे हैं, नहीं। जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसका बाजार का जो क्षमता है, बाजार का जो कीमत है वो 100 करोड़ के बराबर हो गई, वो हो सकता है किसी पेरेंट कंपनी के जो है वो पैसे इन्वेस्ट कर देने से हो जाता है, किसी ने जो है उसके मार्केट में जो है शेयर खरीद लिए उस वजह से भी हो जाता है। तो वो जो है कैपिटलाइजेशन उसका अगर 100 करोड़ का हो गया, 1 बिलियन का हो गया, तो वो जो है यूनिकॉर्न कंपनी कहलाएगा। और दूसरा वो प्राइवेटली ओन्ड फर्म होना चाहिए। हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भारत का जो है वो वर्तमान में तीसरा लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है विश्व का। पहला यूएसए है, दूसरा चाइना है और तीसरा हमारा जो है वो भारत है। भारत में अगर हम लोग इस स्टार्टअप की बात करें तो पिछला 5 साल जो है इसका बहुत उत्थान जो है वो देखा है, जिसमें कि 2015 में भारत में मात्र 8 यूनिकॉर्न कंपनी हुआ करती थी और आज के डेट में जो है वो 100 से प्लस जो है वो यूनिकॉर्न कंपनियां जो है वो भारत में है। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, कुछ उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो देखिएगा लेंसकार्ट, क्रेड, फार्मइजी, ग्रोफर, फिजिक्स वाला, इस तरह के जो आप देखेंगे कंपनियां हैं जो एक स्टार्टअप के रूप में जो है वो शुरू हुई हैं और जिनका नेटवर्थ जो है, जिनका कैपिटलाइजेशन जो है वो मार्केट वैल्यू जो है वो 1 बिलियन के तक पहुंच गया है, वो जो है हमारा यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप का टर्म जो है, यस चेन्नई सुपर किंग भी है तो 100 प्लस के लिस्ट है, कम नहीं है। तो जो ये टर्म है जो आपका यूनिकॉर्न स्टार्टअप या यूनिकॉर्न टर्म है, इस टर्म के प्रतिपादक या इस टर्म का जो क्वाइन किया है वो किया है एलियन ली, AILEEN, एलियन ली, AILEEN, एलियन ली, LEE ली। ये एक अमेरिका के वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और इन्होंने 2013 में ये टर्म जो है वो क्वाइन किया है। एलियन ली ने यूनिकॉर्न स्टार्टअप या यूनिकॉर्न टर्म जो है वो स्टार्टअप किया है। रिसेंट में 100वां जो हमारा यूनिकॉर्न बना ये है ओपन, OPEN, ओपन नाम का एक स्टार्टअप है जो देश का जो है वो 100वां यूनिकॉर्न, भारत का जो है वो 100वां यूनिकॉर्न कंपनी बना है। और ये एक नियो बैंकिंग फिनटेक पोर्टल है। नियो बैंकिंग फिनटेक पोर्टल यानी कि जो हमारा कंपनीज है, जो यूनिकॉर्न कंपनीज, उसको कई हिस्सों में बांटा जाता है। कुछ कंपनियां हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है, कुछ कंपनियां ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कुछ कंपनियां हैं एडुकेशन से रिलेटेड है, कुछ कंपनियां हैं फूड से रिलेटेड है, मैकडॉनल्ड्स है, डोमिनोज है, इस तरह के जो है वो, तो अलग अलग कैटेगरी में जो है वो इनको बांटा गया है और ओवरऑल जो है वो इनकी संख्या जो है वो हमारे 100 पार हो गई है। तो ये जो ओपन, जो हमारा 100वां यूनिकॉर्न कंपनी बना है, ये एक नियो बैंकिंग फिनटेक पोर्टल है, यानी कि नए तरह का बैंकिंग, यानी नए तरह का बैंकिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, डिजिटली लोन ले रहे हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, डिजिटल शेयरिंग कर रहे हैं मनी का, डिजिटल जो है वो स्प्लिटिंग कर रहे हैं मनी का। तो जितना भी तरह का फाइनेंशियल
टेक्निकल काम कर रहे हैं हम लोग, जो बैंकिंग रिलेटेड सर्विस है, चाहे लोन ले लिया, आज आप देखिएगा आपके पास लोन देने वाली कंपनियों की कमी नहीं है, ऑनलाइन है आपको लोन दे रहा है, आपके एक कार्ड बना दे रहा है, उस कार्ड में आपको 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया तक का क्रेडिट दे रहा है। तो पहले क्रेडिट देने का काम बैंक करती थी, अब ये फाइनेंस कंपनियां भी जो है वो क्रेडिट देने का काम कर रही हैं। तो ये एक नियो बैंकिंग जो है वो सिस्टम आया है, तो इसको जो है नियो बैंकिंग फिनटेक पोर्टल आप समझ रहे हैं क्या होता है। तो एक नियो बैंकिंग फिनटेक पोर्टल के अंतर्गत जो है वो एक कंपनी है ओपन, इसको जो है वो भारत का 100वां यूनिकॉर्न जो है वो बनाया गया है। क्योंकि 100वां यूनिकॉर्न बन गया है तो इसमें एक आध बातें और याद रखिएगा कि इसके फाउंडर जो है वो अनीश अच्युतन और अजेश अच्युतन, ये दो बेंगलोर बेस्ड व्यक्ति हैं, टेकी हैं। इन लोगों ने जो है वो इस कंपनी की जो है वो शुरुआत की थी। और इसके साथ साथ इनमें दो और लोग हैं, माबेल चाको और दीना जैकब। तो ये चार लोग मेनली जो है वो फाउंडर्स में जो है अनीश अच्युतन और अजेश अच्युतन का जो है वो नाम आता है। इसके अलावा माबेल चाको और देना जैकब का नाम भी जो है वो आता है इस ओपन नाम के यूनिकॉर्न पे। अगर हम लोग बात करें भारत का पहला यूनिकॉर्न, तो कौन बताएगा? कोई बता सकता है भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी कौन बना? टाटा? नहीं, टाटा स्टार्टअप को करने लगी। टाटा स्टार्टअप्स को फंड कर देती है। चलिए हम बताते हैं, ये इनमोबी, INMOBI, इन यानी इंडिया से संबंधित है शायद, मोबी MOBI मोबी। तो इनमोबी जो है वो भारत की पहली जो है वो यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी और वे बैक 2011 में ही जो है वो भारत की पहली जो है वो यूनिकॉर्न कंपनी जो है वो